बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त कुल तादाद उन लोगों की जो कोरोना से मौत के मुंह में चले गए उनकी तकरीबन 3,2500 के करीब है। पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और ये वो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये वो नंबर हैं जिन लोगों ने अपने कोरोना वायरस वाला टेस्ट करवाया और वो मस्बत आया और उसके बाद फिर उनका या तो इलाज हो रहा है या अनफॉर्चुनेटली उनकी अमवात वाक़या हो चुकी हैं या वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। अभी बेशबहा ऐसे लोग हैं कि जो अपने हल्के से गले खराब को, अपने लाइट से बुखार को और अपने जो बदन के अंदर दर्द होती है या सुस्ती होती है उसको लाइटली ले रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे और समझ ये रहे हैं कि वो कोरोना वायरस का शिकार नहीं है। एट दिस पॉइंट इन टाइम 1.5 लाख से कई ज़्यादा लोग कोरोना का शिकार होंगे और जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अवाम में इज़्तिराब भी पाया जा रहा है और जो ही इज़्तिराब पाया जाता है तो लोग इसका कोई ना कोई हल ढूंढने की तरफ जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे टोटकों की तरफ लोग रुख करने लग गए हैं और ये समझने लग गए हैं शायद ये कोरोना वायरस का हल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टोटके जो हैं वो मस्बत की बजाय मनफी नताइज सामने लेकर आ रहे हैं। इन टोटकों के अंदर से एक सना मक्की के पत्तों का इस्तेमाल, मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल, अदरक लहसुन खाना और अदरक की चाय पीना, प्याज खाना, इस तरह के बहुत सारे टोटके सोशल मीडिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस हवाले से बात करेंगे कि ये टोटके और साथ ही साथ बहुत सारी अद्वियात जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही हैं या सोचा जा रहा है कि ये इस्तेमाल करने से या तो हम कोरोना से बच जाएंगे या अगर कोरोना हो गया है तो इसका इलाज हो जाएगा, उन अद्वियात के बारे में भी हम पता करेंगे। जो सवाल जिनके सामने हम रखने जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। अमेरिका के अंदर डॉक्टर हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट्स से जो है वो इनका रोज़ का आमना सामना है, उनका इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्विटर पे बहुत सारे गलत फहमियाँ और बहुत सारे लोगों के अंदर जो मिथ्स हैं उसको भी ख़त्म करने की अपनी तय कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपकी तरफ पहला सवाल लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे सेगमेंट के हवाले से भी आपके सामने इंट्रोडक्शन रख दूँ, इब्तदाइया रख दूँ। वो ये कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा बात करते रहे क्योंकि वो हमेशा गरीब के बारे में सोचते रहे और कहते रहे कि गरीब शख्स पिस जाएगा अगर तो कोरोना वायरस में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान वर्चुअली कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, बल्कि शायद जा ही चुका है। लाहौर के बेशतर इलाकों के अंदर आज मिडनाइट से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इसके अलावा 20 शहर ऐसे NCOC ने रिकग्नाइज किए हैं, तशखीस की है जहां कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा है और इसके हवाले से भी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स इन शहरों के अंदर लेने होंगे जिसके अंदर ऑफ कोर्स लॉकडाउन भी एक शामिल हो सकता है। क्या लॉकडाउन रोकते रोकते और मईशत बचाते बचाते हम जाने तो नहीं गंवा रहे और क्या ऐसा वक्त तो नहीं आएगा कि जहां जाने भी ना बच सके और अनफॉर्चुनेटली मईशत भी ना बच सके? इसके साथ साथ कुछ बजट की डिस्कशन भी करेंगे। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। कामरान यूसुफ हमारे साथ होंगे, अनोन जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया कामरान आपने हमें ज्वाइन किया। और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वेरी सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ पहले सेगमेंट के हवाले से आऊँगी। सना मक्की के पत्तों का इस्तेमाल, इसके कहवे का इस्तेमाल कोरोना वायरस को सही कर देता है, इसका इलाज है, ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके इन्विटेशन का। मेरा ख्याल है और हम आते हैं सना मक्की पे भी। मुझे सबसे पहले हमेशा ये ख्याल आता है कि क्यों लोगों में ये चीज़ें आ रही हैं और क्यों लोग हज़ारों रुपए लगा के वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं। और साइकोलॉजिकल साइंसेस ये बताती हैं कि ये तब होता है जब लोगों में खौफ। तो पहली बात सबसे ज़रूरी है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए। दोनों में बहुत फ़र्क है। सना मक्की का कोई टेस्टेड ट्रायल नहीं है, हमें इसका बिल्कुल पता नहीं कि इसका कोई फ़ायदा है इस वायरस में या नहीं, जिसका दूसरा मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हमें पता है कि इसके नुकसानात बहुत हैं।
सना मक्की एक लैक्सेटिव है जो कब्ज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपको इससे इसहाल या डायरिया की तकलीफ हो सकती है और उससे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिकल का पहला रूल ये है कि डू नो हार्म, हमें अपने मरीजों को नुकसान नहीं करना और इसके नुकसानात काफ़ी हैं जो सबके सामने हैं। इसलिए मेरा मशवरा होगा कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए कोविड के लिए। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस वो ये कि कहवे पिए जाएं, चाहे वो अदरक का कहवा हो या चाय का कहवा हो। कहवों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जाए क्योंकि कोरोना वायरस में वो बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब? देखिए अगेन एक है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कि जिस चीज से मेरी दर्द को आराम आता है वो अगर आपको किसी भी चीज से आता है तो आप जरूर कीजिए। इलाज में और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ में फर्क है। अगर मेरी हड्डी टूटी हुई है तो शायद पाँव ऊंचा करने से अगर मुझे अपनी टांग में आराम आ जाता है जहाँ हड्डी टूटी तो मैं पाँव ऊंचा कर लूँ जरूर, लेकिन इससे ये मुझे नहीं अखज़ करना चाहिए कि मेरी हड्डी भी जुड़ जाएगी। ये दो अलग चीजें हैं। लोगों ने कहवा पीना है, विटामिन खानी है तो वो खा सकते हैं, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये इलाज है उस वायरस का, जिसका दूसरा मतलब है कि अगर हम लेबोरेटरी में वो कहवा उस वायरस के साथ डालें तो वो वायरस को मार दे। दवाई वो होती है, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज में दवाई वो होती है कि जब आप उसको उस जरासीम के साथ रखें तो जरासीम मर जाए, और ऐसा नहीं होगा कोरोना वायरस के साथ। आप उसके साथ कोई भी कहवा रखें या कोई भी विटामिन रखें, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ शायद हो सकता है, वो लोग अपनी पसंद से चाहे तो करते रहें। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तमाम इन हर्ब्स के बारे में पहले बात करना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अद्वियात की तरफ भी आऊँगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ अद्वियात भी बहुत सारी खुद से ली जा रही हैं। एक बात जो बड़ी यहाँ पाकिस्तान में एक और बात मशहूर हुई है, सना मक्की के साथ साथ मोरिंगा लीव्स इस्तेमाल करिए तो वो जो मोरिंगा लीव्स होंगे वो भी आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे या कोरोना वायरस से रिलीफ फराहम करेंगे। डॉक्टर साहब, इज दिस अ मिथ और इज दिस अ रियलिटी? जी, मुझे जो खौफ है वो ये है कि जो इंसानी जहन है, हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता एक वक्त में। आप एक वक्त में 1 बॉल 2 बॉल जगल कर सकते हैं, 20 बॉल जगल नहीं कर सकते। तो मेरा फियर ये है कि जितना हम इन टोटकों की तरफ जाएंगे हम शायद उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे सकेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंस, हमें लोगों से फासला रखना है, हमें हजूम से पीछे रहना है, हमें बार बार अपने हाथ धोने हैं, हमें नाक में उंगली नहीं डालनी, अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाना, हमें वो सारी चीज़ें, अपनी खांसी, अपनी छींक। तो मुझे ये लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ाना इन चीज़ों में ट्रेंड हूँ 20-25 साल से इन चीज़ों में, और मेरे लिए उन सब चीज़ों पे तवज्जो रखना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऐड करेंगे कुछ, वो कहवा हो, वो पत्ते हो, वो विटामिन हो, तो एक मेरी तवज्जो बटेगी और दूसरा उससे जिसको कहते हैं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हो सकता है मुझे ये लगे कि चूंकि अब मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो शायद मुझे तो कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये वो नुकसानात हैं जो मेरे ख्याल में लोग समझते नहीं है, लेकिन अनलेस के खुदा ना खास्ता जब वो मुतासिर हो जाएंगे इससे। सो जिसको मैं बार बार अर्ज करता हूँ, लेस इज मोर। आप थोड़ी चीज़ें रखिए अपने जहन में, लेकिन उन पे 100% तवज्जो दीजिए। और ये वो तरीका है जिससे बाकी मुल्कों ने ये जंग जीती है, साउथ कोरिया ने या न्यूजीलैंड ने। तो हमें कोई नए तरीके ईजाद करने की जरूरत नहीं है, ये वही वायरस है, इंशाल्लाह हम भी जीत जाएंगे इससे। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ अद्वियात की तरफ चलते हैं। आपने विटामिन का जिक्र किया। यहाँ पाकिस्तान में ये बात बड़ी मशहूर हो चुकी है कि अगर आप विटामिन सी वाफिर मकदार में और सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी लेते रहते हैं तो आपको या तो कोरोना वायरस होगा नहीं, या होगा तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। इज दिस करेक्ट डॉक्टर साहब? जी, ये ऐसी चीज़ है जिस पे लोग कई दफ़ा बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उस पर नाराज़ हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने किसी के मज़हब पे अटैक कर दिया है। हालांकि अगेन हमें न्यूट्रल रहना है। ये वायरस का कोई मज़हब नहीं है, इस वायरस का कोई इमोशन नहीं है। तो साइंस ये कहती है कि विटामिन्स अगर आपके ब्लड में उनकी मिकदार कम है, अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है अपने डॉक्टर से और वो कहता है कि विटामिन डी की कमी है, तो आप ज़रूर विटामिन डी लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई कमी नहीं है तो विटामिन्स का कोई नॉन फ़ायदा नहीं है कोरोना वायरस में। और ये ख्याल करना कि हमारे मुल्क में चूँकि खुराक अच्छी नहीं इसलिए शायद कमी ज़रूर होगी, अगेन इस तरह के अंदाजे कयाफों से बचना चाहिए। अपनी तवज्जो उन चीज़ों पे रखें जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, और वो चीज़ें मुफ्त हैं। आप क्यों पैसा अपना ज़ाया कर रहे हो उन चीज़ों पे? हमारे मुल्क में गुर्बत है। मैं तो अगर वहाँ रहता होता तो मैं शायद वही पैसा किसी गरीब के लिए इस्तेमाल करता, ना कि मैं उस विटामिन के लिए कि जिसका कोई नॉन फ़ायदा नहीं है। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा शुरू में
डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उधर के सदर ने भी HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन को बड़ा एडवोकेट किया था। पाकिस्तान के अंदर भी HCQ की शॉर्टेज हो गई थी, बाकी ममालिक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरोक्विन को एक एटलीस्ट टेस्ट इलाज के तौर पर माना जा रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इससे कोरोना वायरस ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब आज हम जहां खड़े हैं वहां हाइड्रोक्लोरोक्विन का कोरोना के इलाज में कितना किरदार है और कितना नहीं? जी अनीका, इसने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं इस चीज़ ने। पहला लेसन ये दिया है कि हमें अपनी एक्सपर्टीज में रहना चाहिए। आपको मुझे किसी रियाजी के फॉर्मूला पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो पहली तो ये बात है कि मुझे लॉकडाउन पे भी शायद बात नहीं करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट का काम है, लॉकडाउन उनकी जिम्मेदारी है, मेडिसिन मेरी जिम्मेदारी है। तो पहली तो ये लेसन मिलता है हमें। दूसरा हमें ये लेसन मिलता है कि रिसर्च कितनी ज़रूरी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में शुरू में ऐसी रिसर्च आई थी कि मैंने भी इस्तेमाल की वो अपने मरीजों पे, लेकिन उसके बाद बहुत सी ऐसी रिसर्च है जिससे इस वक्त हमने उसका इस्तेमाल रोक दिया है। और उसकी दो वजह हैं। एक अगेन कि हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, और दूसरा कि हमें नुकसानात नज़र आए हैं। हमने लोगों के अंदर रैशेस देखे हैं, हमने लोगों के अंदर उनकी इम्यूनिटी कम होती देखी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, और हमने कहीं ऐसी दिल की धड़कन की एबनॉर्मेलिटीज देखी हैं जिनसे वफात हुई है लोगों की। सो इस वक्त हम किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ना इलाज के लिए ना एहतियात के तौर पे। और मेरी यही गुजारिश होगी पाकिस्तान में भी लोगों से, आगे आपकी खुशी है। देखिए, मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता, जिंदगी आपकी है, लेकिन मैं अपने बिजी वक्त से अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए जो वक्त निकालता हूँ वो इसलिए निकालता हूँ, मुझे आपका दुख है, आपका दर्द है। आगे मर्जी आपकी, अगर आप समझते हैं कि मेरा खलूस गलत है तो जो चाहे कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि ना इलाज के लिए और ना एहतियात के लिए। क्या कोरोना वायरस से कोई भी दवा लेकर एहतियात की जा सकती है? हाँ जी, अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इस वक्त हमें नहीं पता कि कोई भी ऐसी दवाई जिससे हम इस वायरस को प्रिवेंट कर सकें, और इसलिए हम तो, मैं अब आपके सामने है, मैं रोजाना इस तरह के मरीजों में घिरा हुआ हूँ। अगर ऐसी कोई दवाई होती तो मैं खुद खा रहा होता, राइट? मैं तो खुद कुछ नहीं खा रहा। मैं तो कोशिश करता हूँ मैं अपनी नींद पूरी करूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं हफ्ते में 2 या 4 दफा जरूर एग्रेसिव वर्जिश करूँ, और मैं कोशिश करता हूँ अपने हाथ धोऊं, और वही चीजें जो आपको बता रहा हूँ। तो कोई दवाई खाना जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। इम्यूनिटी इंप्रूव होने के प्रूवन तरीके हैं, लेकिन असल में वो थोड़े मुश्किल है। वर्जिश करना 30 मिनट मुश्किल है, एक गोली खाने की बजाय एक खट्टी मीठी गोली खा ली विटामिन की, वो तो बहुत आसान है। राइट राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और चीज़ बड़ी मशहूर हुई है, और उसके बारे में अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा था कि वो भी ट्रायल में है, लेकिन हम उसकी इंपोर्ट भी पहले सिर्फ जापान से हो रही थी, अब US से भी करने लगे हैं। एक्टेमरा, ये कितना कारआमद साबित हुआ है अब तक? क्या किसी जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आए हैं? जी नहीं, एक्टेमरा, पहली तो ये बात है कि 200-500 में से किसी एक मरीज के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी बात यह है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल है, तजर्बाती है, इसका कोई नॉन बेनिफिट नहीं है। ये एक IL-6 इनहिबिटर है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, तो वहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका कितना फ़ायदा नुकसान है अभी इसके बारे में भी प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन इससे आपको ये अंदाजा होगा कि मैं कोई किसी एक तरह की दवाई के हक या खिलाफ नहीं हूँ। ये एलोपैथिक दवाई है, लेकिन मैं साफ आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई ऐसा, किसी को इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको इसको खरीद के एहतियात करके घर में रखने की जरूरत नहीं। आपको अपने डॉक्टर को पुश करने की जरूरत नहीं कि मुझे जरूर एक्टेमरा दो, क्योंकि स्ट्रेंज इनफ एक्टेमरा से एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस होती है, और इसके बहुत नुकसानात हैं अगर इसको हम गलत मरीज में या गलत वक्त पे इस्तेमाल करें। तो अगेन प्लीज इन चीजों के लिए परेशान मत होइए, उस खौफ की हद तक ना चले जाएं, एहतियात में रहें। जब इंसान खौफ में आ जाता है तो उसके साथ सही फैसले नहीं हो सकते। हिकमत के साथ चलते रहें बस। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में भी बंद हैं, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल सकते। वो जो, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वो सोशल एक्टिविटी भी नहीं हो सक रही किसी की भी, निचले तबके से लेकर टॉप के तबके तक। तो लोगों में एक साइकोलॉजिकल इज़्तिराब पाया जा रहा है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या ये स्ट्रेस लेवल हमारी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़राब करने में काम करते हैं, या इनका कोई किरदार है?
हो सकता है, यकीनन हो सकता है। उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है कि वो 1% कमी होगी या 50% कमी होगी। इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको पॉजिटिवली देखें। आपके पास, मेरे पास, अब इस वक़्त मैं एक फ़ोन से आपसे राब्ते में हूँ और हमारा कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। लोगों को चाहिए एक दूसरे को ज़्यादा फ़ोन पे बात करें। अपने एक दूसरे से आप फेस टाइम वीडियो कॉलिंग कर लें, फेस मास्क पहन लें और 6 फुट दूर बैठ के बेशक आप एक दूसरे से राब्ते भी रखिए। अगेन, हमें उस तरह चलना है जैसे हम ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग के कुछ रूल्स हैं, उनके साथ जब हम चलते हैं तो हमारे हादसात नहीं होते सड़क पे उतने। उसी तरह इसके कुछ रूल्स हैं अब इस नई सोसाइटी के, जो कोरोना वायरस के दौरान हमें चलानी है। तो उन रूल्स के साथ चलिए। मैं नहीं समझता कि लोगों को बिल्कुल अलग होकर घर में हर्मिट बन के बैठ जाएं, उसका बाहर नुकसान होगा। तो जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे एक दूसरे से राब्ते में रहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो हम लोगों ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सुनी है और बार बार लोग ये बात कर रहे हैं, वो ये कि हमने तो बहुत एहतियात की थी, हम में से तो कोई बाहर नहीं जा रहा था, हम लोग तो जो चीज़ें भी आती थी वो भी हम घर के बाहर रखते थे, साफ करके लेकर आते थे घर के अंदर, लेकिन फिर भी हमें कोरोना वायरस हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंप्लीट एहतियात के बाद भी कोरोना वायरस हो जाए, एंड व्हाई? बहुत मुश्किल है। अगेन, मुझे नहीं पता, यकीनन जो लोग कह रहे हैं मैं उन पे बदगुमानी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि कहीं ना कहीं से ये वायरस आता है। और मैं जो लोगों को कहूँगा, और मुझे अब बहुत मरीज देख लिए हैं, फैमिली में भी, अपने जानने वालों में भी, अस्पताल में भी, और ये जब आएगा आपके पास वायरस तो मोस्ट लाइकली आप अपने दिल को पूछेंगे जब, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये फलां इंसान से मुझे लगा है, ये मैं उस जनाजे पे गया था, मैं उस शादी पे गया था, मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था, ये मेरे मरीज मुझे सब बताते हैं। मैं मस्जिद में गया था, मैं चर्च में गया था, ये वो चीजें जो मैं सुन रहा हूँ। मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैंने चाइनीज फूड मंगवाया था, उससे मुझे हो गया, या मैंने अमेज़न के डब्बे को हाथ लगा लिया था। इन चीजों से कोरोना वायरस का नुकसान या रिस्क बहुत ना होने के बराबर है। असल जो इसका कॉन्डुइट है, जिस तरह से ये आता है, वो हुजूम, इंसान और ऐसी जगह से आता है। और हाँ, हमारे पास 20 से 30% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, या वो प्री सिम्टोमेटिक होते हैं, जिसका मतलब है कि मुझे 2 दिन बाद बुखार होगा लेकिन मैं आज इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो नॉर्मल था देखने में, लेकिन वो कैरियर था। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो इस वबा को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं करते हैं, लेकिन आपने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, प्री सिम्प्टोमेटिक, यानी सिम्टम से पहले वाला टाइम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं? और लोगों को इस वबा से बचाने के लिए, कि अगर हम एसिम्प्टोमेटिक भी हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक भी हैं, उससे बचाने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? जी, ऐसी चीज़ें जिस पे अभी साइंस बहुत इवॉल्व हो रही है, हम इसके बारे में जान रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स ना WHO के पास हैं ना मेरे पास हैं, लेकिन हमें 20 साल से वायरसेस को ट्रीट करते हुए ये ज़रूर पता है। ये कोरोना में कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, बहुत वायरसेस में होता है, इन्फ्लुएंजा में भी ऐसा होता है। फ़र्क जो आपने सवाल किया, प्री सिम्टोमेटिक वो लोग होते हैं जो 2, 3, 4 दिन में जिनको बुखार होने लगता है, जिनको सिम्टम्स आ जाते हैं, तो ये है प्री सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक वो है जिनको कुछ भी नहीं होता और वो उसी तरह से उसमें से गुजर जाते हैं और 2 हफ्ते के बाद वो फिर कंटेजियस या इन्फेक्शियस नहीं रहते। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है कि जब हम इसकी मुड़ के देखेंगे 2, 3, 4 साल के बाद, तो एसिम्टोमेटिक की शरह कम होती जाएगी और प्री सिम्टोमेटिक की शरह बढ़ती जाएगी, क्योंकि कई लोगों को खांसी होगी, किसी को सर दर्द होगा, किसी के पेट में दर्द होगा, वो सिम्टम्स बहुत वेग होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े बहुत सिम्टम्स मेजॉरिटी को होंगे। अभी हम इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन वक्त आने पे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क पहनने के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। पहले ये बोला गया कि मास्क भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करता है, तो वो लोग जो कि हेल्दी हैं उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनना मस्ट है और मास्क पहनकर ही बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि किसको मास्क पहनना चाहिए, और क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो मास्क ना पहने तो फर्क नहीं पड़ता? जी, सबको मास्क पहनना चाहिए। जब हम बाहर जाएं सबको मास्क पहनना चाहिए, वो सेहतमंद हो या बीमार हो। और अगर आपको खांसी जुकाम है तो बेहतर ये है कि आप बाहर जाएं ही ना, क्योंकि फिर तो आपको बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। मास्क के बारे में मैंने पहली दफा कुछ 11 साल पहले लिखा था, जब H1N1 का फ्लू आया था, कि मास्क पहनने चाहिए। तब अमेरिका में भी इसको कोई नहीं मानता था,
और CDC भी नहीं मानती थी। लेकिन अगर आप वापस मुड़ के देखें तो हांगकांग और चाइना ये 15-20 साल से मास्क पहन रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों के साथ ज़्यादा डील किया है। आजकल के वक्त में सबको मास्क पहनना चाहिए। मैंने 12 अप्रैल को इसके बारे में पहला एक आर्टिकल लिखा था कि ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, और ये ख्याल करना कि मुझे ज़रूरी नहीं है, अगेन हमें इस माइंडसेट से निकलना है। ये वायरस कोई तफरीक नहीं करता। इस वायरस ने कोई ये नहीं देखना आप सिंधी हैं, पंजाबी हैं, आदमी औरत हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपका किस मसलक से किस फिरके से ताल्लुक है, आप कितने इबादत गुजार हैं या आप नहीं इबादत गुजार। इस वायरस ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरी दुनिया में चला है, और ये एक लेसन है जो हमें इस वायरस से लेना है कि ये मुत्तहिद है, ये वायरस बिल्कुल यूनिफाइड है। उसी तरह हमें एक कौम के तौर पे यूनिफाइड होना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हमारे डॉक्टर्स आएँ, जो भी लोग बात करें वो अपने आप को WHO के साथ अलाइन करें, ताकि मैं आपको मेरी बात इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि मेरा 20 साल का तजर्बा है। आपको मेरी बात अगर सुननी है तो इसलिए सुननी है कि मैं पूरी दुनिया के उस नॉलेज के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा हूँ और आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आप कंफर्म कर सकते हैं। मुझे अपनी राय नहीं देनी क्योंकि हम सब की एक अपनी राय है, वो मोहतरम होगी अपनी जगह, लेकिन उसका ठीक होना जरूरी नहीं है। हमें उतना ही मुत्तहिद होना है इस वायरस के अगेंस्ट जितना ये वायरस मुत्तहिद है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल वो ये कि किसी शख्स को सिम्टम जाहिर होना शुरू होते हैं तो क्या उसे फौरी तौर पर टेस्ट कराकर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, या वो अपने आप को घर पे आइसोलेट कर ले और सिम्टम्स के बिगड़ने का इंतज़ार करे? क्योंकि कुछ केसेस के अंदर बहुत तेज़ी से अमवात हुई हैं कुछ ही दिनों के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर, ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग सेहतयाबी की तरफ जल्दी से पहुंच गए। जी, आइडियल कंडीशंस अगर हों, अगर लामहदूद दौलत भी हो और टेस्ट्स भी हों, तो मैं कहूँगा हर एक को फ़ौरन टेस्ट करवा लेना चाहिए क्योंकि पीस ऑफ माइंड मिलता है उससे। लेकिन मुझे पता है कि हर लोगों के पास माली इश्यूज भी हैं और टेस्ट्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो मैं बार बार ये लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में अब इतना ज़्यादा इब्हाम नहीं है। इट्स ऑलराइट, ये ठीक है अगर आपको खांसी जुकाम है और आपके घर में 3 और लोगों को भी है तो अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लें, आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। 14 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम ठीक हो गए हैं, आप अपनी क्वारंटीन, अपनी आइसोलेशन ख़त्म कर दें। लेकिन ये ख्याल करना कि जल्दी टेस्ट करवा लेने से मुझे फ़ायदा होगा, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है फ़ायदा होगा। अगर आपका टेस्ट ठीक है, पॉजिटिव है और आप घर रह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया और 4 दिन के बाद आपका बुखार बहुत तेज़ हो जाता है या आपका सांस रुकने लगता है तो आपको अस्पताल तो इस बेसिस पे जाना है, अपनी सिम्टम्स की बेसिस पे। अस्पताल आपको टेस्ट की बेसिस पे नहीं जाना। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपने वसाइल को देखते हुए इट्स ऑलराइट। कुछ कंडीशंस में अगर लोग बगैर टेस्ट्स के भी वेट करना चाहें तो कुछ इतना हर्ज नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। बहुत सारी अमवात हार्ट फेलियर से हो रही हैं, बहुत सारी अमवात मुख्तलिफ आज़ा के फेलियर से हो रही हैं। उससे पहले कुछ लोगों को बुखार भी होता है, लेकिन लोग उमूमन ये कहते हैं कि ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि या तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया हुआ या उनको किसी डॉक्टर ने या किसी ने बताया नहीं कि इसका टेस्ट करवा लीजिए क्योंकि ये कोरोना हो सकता है। क्या कोरोना वायरस से जो अमवात होती हैं वो हार्ट फेलियर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं या किसी और आज़ा के फेलियर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं? जी देखिए, कोई भी, हाँ जी, कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, अल्टीमेटली तो वो ऑर्गन फेलियर करता है। कोरोना वायरस की कोई अपनी तो कोई शनाख्त है नहीं। हमारे जो मरीज फौत होते हैं वो इसलिए फौत होते हैं क्योंकि उनके लंग्स फेल हो जाते हैं, और जब लंग्स फेल होते हैं तो हार्ट भी फेल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस तफसील में पढ़ने से तो सिर्फ लोगों के दिलों में इब्हाम ही पैदा होगा। इसको यूं देखना चाहिए कि जब एक आग आती है, अगर घर को आग लग जाए तो सिस्टम को जला देती है, यूं घर तबाह होता है। तो ये वायरस उसी तरह है, एक आग की तरह जिस्म के सब सिस्टम्स में जाता है। कुछ सिस्टम्स को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, कुछ को कम। लंग्स को ये सबसे पहले इम्पैक्ट करता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हार्ट को भी कर सकता है, अब हमें पता है स्किन को भी करता है, हमें पता है दिमाग को भी करता है। तो आई थिंक दिस इज मोर सेमेंटिक्स जिसको हम कहते हैं। असल बात तो सिर्फ ये है कि इस वायरस ने, इससे बचना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब ये हमारे अंदर आ गया तो फिर हमारा कंट्रोल बहुत कम है, और कुछ लोगों में वो और तरह से मैनिफेस्ट करेगा और कुछ लोगों में उसकी सेवेरिटी डिफरेंट। राइट डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया एंड फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आज की नेशनल असेंबली के सेशन के हवाले से। उसमें जो स्पीचेस हुई, उसमें जो सवालात उठाए गए, उसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर फहीम यूनुस से बात कर रहे थे। अब जरा सियासी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब और कामरान यूसुफ दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। आज नेशनल असेंबली में जो तकारीर हुई हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे हुकूमत से आने से पहले या फिर ऑपोजिशन में होते हुए जो पीटीआई तकारीर करती थी वही असद उमर साहब ने आज छापा मार के दोबारा कर दी है, या जब नई नई हुकूमत में आए थे तब जो तकारीर हुआ करती थी वही कर दी हैं? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, ऑल्दो ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई ऐसी तकरीर नहीं हुई जिसके अंदर बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा अच्छी तकरीर हुई है। उन्होंने भी कुछ रेटोरिक्स के बारे में बात की, लेकिन गवर्नमेंट तो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर होती है, गवर्नमेंट से ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जहां तक ऑपोजिशन की बात है, वो जितनी तकरीरें कर लें, इवन के सब्सटैंटिव तकरीरें भी कर लें, लेकिन जाहिर है कि उनके पास इख्तियार नहीं होता, तो इसलिए ऑपोजिशन की जो तकारीर हैं शायद उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो गवर्नमेंट के अरकान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वुज़रा हैं, जब वो तकरीर करते हैं तो वो मैटर इसलिए करती है क्योंकि उनके पास इख्तियार भी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बावजूद इसके कि अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस हुकूमत को, तो लगता यूं है कि अभी भी वो जो पुरानी उनकी रविश है, अभी तक उनको एहसास नहीं हुआ कि वो हुकूमत में है। बहुत सी बातें वो ऐसी करते हैं कि शायद आपको अंदाजा होता है कि वो हुकूमत में नहीं है बल्कि ऑपोजिशन में है, क्योंकि उनको शायद ये रिमाइंड करवाना पड़ता है कि जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिन कोताहियों या प्रॉब्लम्स की तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, उसको ठीक भी तो आप ही ने करना है। और आपने अगर असद उमर साहब की भी बात करें तो कुछ अर्सा पहले ये जो चीनी का बहरान था वो मेरे प्रोग्राम में भी आए, तो जब उनसे मैंने एक बुनियादी तौर पर सवाल किया कि इसमें ईसीसी का ये फैसला था और उसमें ईसीसी ने ये भी फैसला किया था कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी, रज़ाक दाऊद उसको हेड करेंगे और वो तमाम मामले को देखेंगे कि चीनी की एक्सपोर्ट की वजह से क्या मार्केट में कीमत तो नहीं बढ़ रही, लेकिन उस इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक उसकी कोई मीटिंग हुई नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गवर्नमेंट की कोताही नहीं है, तो उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली ये कहा कि मैं असद उमर रज़ाक दाऊद नहीं हूं। मतलब मेरा उनसे सवाल करने का मकसद ये था कि आप गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सम टाइम वो बड़ा इजीली ये जो वुज़रा हैं डिफ्लेक्ट कर जाते हैं मामलात को। मतलब ये सीरियस इशू है मेरे ख्याल में, और गवर्नमेंट को 2 साल इनको होने वाले हैं। आई डोंट नो कि इनको कैसे समझ आएगी कि ये हुकूमत में है और इनको अब जो भी करना है खुद करना है। राइट कामरान। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको आज की तकारीर देखें तो आपको लगता है कि यही चीजें डिस्कस हो रही होनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ ये कि ब्लेम गेम होती, अवाम के मसाइल नहीं डिस्कस हो रहे होने चाहिए थे? आपको आज की तकारीर की मंतक समझ आई? देखिए, बात यह है कि उनकी कोई मंतक नहीं है, और अगर इनसे पूछा जाए कि अप्रैल, मई और जून इन दिनों में इनका क्या रेवेन्यू है, कितना यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ, कितनी फैक्ट्रियां चलती रही, कितनी इंडस्ट्री ने काम किया, इनसे ये सवाल तो किया जाना चाहिए ना। ये जो गरीबों के कंधे पर रख के अपनी हमाकतों और अपनी नालायकियों और न्यालियों का बंदूक चला रहे हैं, वो गलत है। ये असल में अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगले इलेक्शन में इनका नारा, पिछले इलेक्शन में नारा था करप्शन का खात्मा, अगले इलेक्शन में नारा होगा हम गरीबों के साथ हैं, और फिर नारे तकरीरें करेंगे, देखें जी हमने तो नहीं होने दिया, क्योंकि उसने कहा ना अशराफिया चाहती है लॉकडाउन हो, तो कहेगा देखें अशराफिया ने कहा लॉकडाउन करो, मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया आपके लिए। सवाल है कि मेरे शहर लाहौर के अंदर जो डेली जो वेजेस करने वाले होंगे, डेफिनेटली मैं उनका बहुत बड़ा हामी हूँ, और इससे बड़ा हामी हूँ जितने ये हामी बने फिरते हैं। हमने तो अपनी जवानी इस चक्कर में ज़ाया कर दी। अब मेरा ये सिंपल सवाल है कि अगर 15 दिन के लिए अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था शुरू, हम 15 दिन रोटी घर से खा सकता है गरीब से गरीब आदमी भी, और उन 15 दिनों में लोग, फिर जो गरीब आदमी था वो चला गया था अपनी गंदम की कटाई के लिए। 10 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड हमारी गंदम की कटाई होती है, तो शहरों के जो गरीब लोग थे जिसको ये एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो तो अपने देहातों में गंदम काटने के लिए चले गए थे, चले। और फिर जब इसके पास एहसास प्रोग्राम का अरबहा रुपया था, ये 15 दिन का लॉकडाउन करता और अगले 15 दिन में उस एहसास प्रोग्राम से उन गरीबों के लिए 15 दिन के पैसे देता, 3 महीने के पैसे 12,000 ना देता, तो आज हम इस अजाब में न फंसे होते जहाँ पे 1,00,000 सवा लाख हमारा मुतासरीन में है, और मरने वालों की तादाद जो है वो 2,500 से ज्यादा बढ़ गई है। हम इस क्राइसिस में न जाते। आज मेरे शहर में इतने शोर के बाद 80
इलाकों को बंद किया जा रहा है और उसका फायदा कोई नहीं होना, क्योंकि 80 इलाके की गलियों को चारों तरफ से बंद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसका आसान था, फिर इसने ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी, फिर ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी, फिर चिंकी रिक्शा की इजाजत दे दी। बोला एक चिंकी रिक्शे के अंदर 7 सवारियां बैठी होती हैं, 7। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग इसकी अपनी थी, जो उसके अपने एसओपी से, इसने अपने एसओपी की तौहीन भी करवाई, उनकी तौहीन हुई, और उन एसओपी पर अमल दरामद करवाना जहां अवाम का फर्ज था, वहां पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट का भी फर्ज था कि उन पे सही मानों में उन एसओपी पर अमल दरामद करवाते, जो वो करवाने में नाकाम रहे। जब वो नाकाम रहे तो फिर हम जब कहते हैं कि गवर्नेंस नाकाम होगी, तो फिर ये चीखते हैं कि जनाब ये वो लोग हैं जो माजी की हुकूमतों से फायदा उठाते रहे, ये माजी की हुकूमतों में रहते हैं। और बदकिस्मती है कि हमें तो ये ताना मिलता है, खुद ये माजी से बाहर निकल ही नहीं रहे। आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद उमर साहब ने जो तकरीर फरमाई आसफ के जवाब में, वो माजी की थी। करप्शन, लूट मार करके चले गए, लंदन चले गए। ओ भाई, जो लंदन चले गए उससे मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक तो है मेरी जात से। मुझे देखना है मेरा हमसाया, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे साथी तो महफूज हैं या नहीं महफूज। और याद रखो, आइन में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को गारंटी किया गया है। हाँ, रोजगार को और बिजनेस को और कारोबार को भी गारंटी किया गया है, लेकिन अगर लाइफ होगी तो रोजगार होगा, जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और मैंने आज तक नहीं सुना, इतने साल मेरी उम्र है, आई एम ओल्ड मैन, कि कोई शख्स भूख से मर गया हो। अगर कोई एक आधा वाकया हो गया हो इन 60-65 सालों में तो शायद हो गया हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान जो आजाद था, जेल में नहीं था, किसी की कैद में नहीं था, हिब्से बिजा में नहीं था, उसके अलावा जो जिंदा आम इंसान है, जिंदा, वो भूख से नहीं मरा। तो सो ये सारी खेल गलत थी। राइट इफ्तिखार साहब, आपने असद उमर साहब की बात की है। मैं जरा असद उमर साहब का सवाल कामरान की तरफ भी लेकर चलती हूँ। लॉकडाउन की भी आपने बात की। कामरान, ये बताएं, अभी तक जो कोरोना के केसेस का इजाफा है, नफीसा शाह ने इसका सारा का सारा जिम्मा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को दे दिया है। ऑन द कॉन्ट्री, हुकूमत ये कहती है, असद उमर साहब ने भी यही बोला कि देखें, आप ये चाहते हैं कि जो भारत ने मॉडल फॉलो किया था हम उसको फॉलो करें, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी भारत की वो गुर्बत के तले पिस रही है। ये लॉजिक उनका आपकी समझ में आता है कामरान? बिकॉज कंसिडरिंग कि अब भी अल्टीमेटली हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लाहौर के बहुत सारे इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में चले जाएंगे आज मिडनाइट से। इसके अलावा 20 मेजर शहर पाकिस्तान के देख लिए गए हैं जहां रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर ऑफ कोर्स लॉकडाउन भी हो सकता है। क्या हम वर्चुअली वाकई में लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे, चाहे आप उसको जो मर्जी लॉकडाउन कह लें? लेकिन सबसे पहले आपने जो जिक्र किया ना, कल भी असद उमर साहब ने भारत के साथ मवाजना किया। मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत गलत कंपैरिजन है। अगर हमें लगता है कि हमारी अगर कुछ अमवात कम हुई हैं भारत के मुकाबले में, तो हम यहाँ पे जश्न मनाना शुरू कर दें। हमारे यहाँ एक भी जान जो जाया होती है, मेरे ख्याल में वो कीमती है। एक तो ये कंपैरिजन छोड़ दें भारत के साथ। राइट। हमें अपना देखना है, हमने क्या करना है। दूसरा, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आज लाहौर में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में जिन इलाकों में जो स्मार्ट लॉकडाउन ये कह रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद करेंगे तो वर्चुअली तमाम लाहौर तो वो लॉकडाउन में चला गया। इसके अलावा जो 20 दूसरे शहरों की निशानदेही की गई है, तो वर्चुअली तो वो लॉकडाउन वाली ही सिचुएशन है। मुझे लगता है कि सिर्फ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी एक नुक्ता नजर है कि वो फ्रॉम डे 1 लॉकडाउन के अगेंस्ट हैं, तो शायद वो नई नई टर्मिनोलॉजी, कभी सिलेक्टिव लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, और एक्चुअली है तो लॉकडाउन। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो खदशा बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स का, और जितना मैंने इस इशू को फॉलो किया, वो मेरा भी यही था कि ये ना हो कि केसेस इतने बढ़ जाएं कि मजबूरन हमें लॉकडाउन भी करना पड़े और ना बचा सके। जब हम लॉकडाउन करें तो शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। और इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कल असद उमर साहब ने जो ज़ाहिर है कि बड़ी खतरनाक उन्होंने असेसमेंट दी कि बाय द एंड ऑफ जून नंबर ऑफ केसेस पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी 3 लाख हो सकते हैं, और जुलाई के आखिर तक अगर यही रेशो रही तो शायद 10-12 लाख केसेस हो सकते हैं। और आप ये तसव्वुर करें कि अप्रैल में मुझे याद है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के बारे में एक असेसमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान करेक्टिव मेजर्स अभी नहीं लेता तो बाय मिड जुलाई 2 लाख केसेस होंगे। मतलब वो वर्स्ट केस सिनेरियो में
पाकिस्तान में मिड जुलाई में 2 लाख केसेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारी हुकूमत ये कह रही है कि जुलाई के एंड पे शायद 10 से 12 लाख केसेस हो सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी हिकमत अमली कितनी खराब रही, और सबसे बड़ा मसला एक इनडिसाइसिव रहा है। और मुझे अब खदशा ये है कि अब ना लॉकडाउन कामयाब हो पाएगा, ना हम मईशत बचा पाएंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब जो है वो लॉकडाउन, बहुत सारे ममालिक खोलने की तरफ आ रहे हैं, अब वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब हमें लॉकडाउन की तरफ, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, जो मर्जी लॉकडाउन हो, उसकी तरफ जाना पड़ रहा है। आपकी नज़र में ये लॉकडाउन चलेगा? देखें, जो एक्सरसाइज अब की है इन्होंने, आज जो मेरे शहर में शुरू की है, खुदा की कसम अगर ये हमारी बातों को समझने की कोशिश करते, जिद में ना आते, अना का मसला ना बना लेते ना, तो यही काम अगर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो जाता और मई के शुरू में हो जाता तो बहुत आसानी थी। आज जबकि पीक पर है तो स्मार्ट लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, कर लें स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन फिर वो सवाल है कि स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह पे कर रहे हो जब आपके पास अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, आपके पास कोई सहूलत नहीं है। इस दौरान इतने अपने डॉक्टर शहीद हो गए हैं और पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो गया है। यानी आपने वो सारी शहादतें जो है ना वो आपने फेंक दिए गड़े में, उनका आपको एहसास और एहतराम नहीं है। आपके एमएनएस फौत हुए, आपके एमपीएस फौत हुए, मतलब क्या 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 रह गया बाकी? ये लोग खुद ही रह गए थे ना बाकी। तो अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह ताला जो है ना, ये जो वबा है ये सेलेक्टिव नहीं होती कि पीपल्स पार्टी को नहीं छेड़ना और नून लीग को छेड़ना है, और नून लीग को नहीं छेड़ना और पीटीआई को छेड़ना है, या जेयूआई को टच नहीं करना और जमात इस्लामी को छेड़ना है। ये ऐसे नहीं होती है, ये कैरी करती है। और वो हुकूमतें जो लीड ना कर सकें, वो क़यादत जो लीड ना कर सके, उस हुकूमत और क़यादत के बारे में बड़े अहम सवालात उठते हैं, उठेंगे, खा किसी को पसंद आए या ना आए। क्योंकि लीडर लीड करता है। जब लीडर कहे कि ये नज़ला जुकाम है, ये फ्लू है, और फ्लू के रिजल्ट में हजारों लोग मर जाएं और लाखों लोग उस फ्लू के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उस फ्लू का इलाज इनके पास अस्पतालों में भी ना हो, तो ये बहुत एक सवाल जो है इसका जवाब इनके पास नहीं है कि किसने पट्टी पढ़ाई थी ये फ्लू है। राइट राइट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनफॉर्चुनेटली बोला था ही शुड बी प्रॉपर्ली ब्रीफ। उसको तो प्रॉपर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी इनके साथियों को, इनके दोस्तों को, जो उसके कानों के साथ चिपके रहते हैं और उसके कानों में 24 घंटे सिर्फ 3 खानदानों के खिलाफ उसको समझाते रहते हैं कि इन 3 खानदानों को तबाह बर्बाद कर देना है। यार उन 3 खानदानों के साथ तुम्हारी जाती दुश्मनी हो गई है। उनके पेटों से तुम पैसा निकलवा के आवाम के ऊपर नहीं लगा सके। वो नैब का जो तुम्हारा अदारा है उसने आज तक सियासतदानों से पैसा नहीं निकलवाया इतने सालों से। ठीक, सही। अच्छा, आज की तकारीर में बजट की बात भी हुई। कामरान, आज भी पंजाब के अंदर हम लोगों ने ऑपोजिशन को शदीद सरापा एहतजाज देखा बजट के हवाले से। हम लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को, उनकी जो तकरीर का शुरू का पार्ट था वो बड़ा इफेक्टिव था, इट हैड सर्टेन पॉइंट्स। उसके बाद वो फिर रिटोरिक शुरू हो गया जो आमतौर पर ऑपोजिशन रिटोरिक शुरू करती है, लेकिन जो शुरू का पार्ट था वो भी बड़ा वैलिड था। आपकी नज़र में जो बजट है, जो बजट सामने पेश किया गया है, जिसको पीटीआई ये कह रही है कि इससे अच्छा बजट हम इन हालात में नहीं दे सकते थे, कोरोना ने हिट किया है, इकोनॉमी बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। अभी असेंबली के अंदर भी बताया जा रहा था कि तकरीबन बरतानिया हो गया, अमेरिका, तमाम बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनकी इकोनॉमी ने बड़ा हिट लिया है। तो ऐसे में डू यू थिंक दैट दिस बजट दैट पीटीआई गवर्नमेंट हैज पुट फॉरवर्ड इज द बेस्ट बजट दैट वी कुड हैव? मेरा ख्याल में अगर आप फॉर द टाइम बीइंग ऑपोजिशन के नुक्ता नजर को छोड़ भी दें, क्योंकि ऑपोजिशन के बाइसेस होते हैं, ऑपोजिशन ने हर सूरत में तनकीद ही करनी है। अगर आप इंडिपेंडेंट वॉइसेस देखें, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट देखें और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका रद्द अमल देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो बजट है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद जो मौजूदा गैर मामूली हालात थे, जिस तरीके के इकदाम इनको करने चाहिए थे, वो नजर नहीं आए। ये अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, बल्कि कोरोना से पहले ही हमारी मईशत, हमारे वसाइल बहुत कम थे। लेकिन कुछ नए आइडियाज की भी बात होती है ना। मेरी बहुत से जो गवर्नमेंट के अंदर भी लोग हैं और जो मईशत को बहुत क्लोजली देखते हैं, उनकी ये असेसमेंट है कि गवर्नमेंट की जो मुआशी टीम है, लगता यूं है कि वो अब गिव अप कर चुके हैं।
जैसे शायद हमने कोरोना को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया है, शायद अब मईशत को भी उन्होंने अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया है कि जिस तरफ हालात ले जाएं उसी तरफ शायद हमें जाना होगा। खुद हफीज शेख साहब जब ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने महसूलात का जो हदफ रखा 4,963 अरब रुपए, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि ये एस्पिरेशनल है, खुद ही वो ये साथ बता रहे हैं कि ये अचीवेबल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप हकीकत पसंदाना जो हदफ हैं, अहदाफ हैं, क्यों नहीं रखते? अगर एक वजीर खजाना, मुशीर खजाना कन्विंस नहीं है कि ये अहदाफ अचीव हो पाएंगे, जो 2.1% का जो जीडीपी इन्होंने ग्रोथ रखी है, बहुत से अगेन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का ये खदशा है कि पाकिस्तान में अगले साल भी जो ये ग्रोथ रेट है वो मनफी ही रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो सबसे जो इस गवर्नमेंट का जो फ्लॉ है कि अगर आपको पता है कि मसाइल हैं तो फिर रियलिस्टिक असेसमेंट रखें, रियलिस्टिक फिगर्स रखें। लास्ट ईयर भी जब आईएमएफ के प्रोग्राम में ये गए तो अनरियलिस्टिक आपने अहदाफ रखे जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो बजट है ये इन्होंने बेस्ट पॉसिबल बजट था, शायद इससे वो बहुत बेहतर कर सकते थे, नए आइडियाज ला सकते थे। मौजूदा हालात में आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी तरीके से अवाम को या बिजनेस कम्युनिटी को या हमारी मईशत को किसी भी तरह से उठाने में कामयाब हो पाएगा। राइट, ठीक हो गया, सही। बजट के ऊपर जरा इफ्तिखार अहमद साहब का भी कमेंट मैं चाहूंगी। इफ्तिखार साहब, आज का जो बजट पेश किया गया पंजाब असेंबली में और इससे पहले जो विफाकी बजट जुम्मे के दिन पेश किया गया, क्या कोरोना के टाइम्स में आपकी नजर में इससे बेहतर कोई बजट हो सकता था, पॉसिबल था? आई डोंट थिंक इस सर्कमस्टांसेस में इससे अच्छा बजट आ सकता था, लेकिन फिर वही सवाल आएगा ना दोस्त, 2 साल इनको हो गए हैं वफाक में, तीसरा बजट था इनका, सूबे में भी इनको 2 साल हो गए। जिस बुनियाद पर ये आए हैं, क्या वो बुनियाद इन्होंने तब्दील कर ली है? सिर्फ बुनियाद में करप्शन के खात्मा के नंबर इनको 25 आप दे दें, लेकिन बाकी जो 75 नंबर हैं अच्छी गवर्नेंस के, सेहत के, तालीम के, ज़राअत के, ह्यूमन डेवलपमेंट के, क्या उसके 75 नंबर्स का जो पर्चा है वो इन्होंने खाली छोड़ देना है इसलिए कि ये 25 नंबरों की जिद्दोजहद कर रहे हैं? मैंने इनको 25 नंबर दे दिए तो 75 नंबर्स के लिए क्या करेंगे ये? राइट, इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस शो। कामरान यूसुफ, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। इससे पहले डॉक्टर फहीम यूनुस बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करने में हमारी मदद कर रहे थे, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखना अब आपकी अपनी जिम्मेदारी बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत शदीद ओवरलोड हो रहा है और हमारी हुकूमत के पास भी बहुत सारे मसले टैकल करने को हैं। तो अपनी सेहत, अपनी सेफ्टी और अपने आप को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी आप खुद उठा लीजिए। अपने आसपास के लोगों की हिफाजत का बेड़ा आप खुद उठा लीजिए। इसी से हम पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज जो असेंबली के अंदर भी तकारीर होती रही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम थी। हम अपने लीडर्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस मुश्किल की घड़ी के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। इंस्टेड ऑफ एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करने से आप अवाम के लिए मिलकर सोचें। दिस इज़ द राइट टाइम। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।